नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी और आप सभी का एनएमएफ न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत। बांग्लादेश में पिछले 2 दिनों से जो कुछ चल रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं, किस तरीके से आरक्षण के नाम पर बांग्लादेश की सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया। कुछ ही घंटों के भीतर मात्र जो प्रधानमंत्री का आवास था उस पर कब्जा कर लिया गया। जनता ने वहां लूटपाट की, शेख हसीना को इस्तीफा देकर भारत आना पड़ा और भारत में ही वो फिलहाल मौजूद हैं। आगे वो कहां जाएंगी, कहां नहीं जाएंगी, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि लंदन ने इनकार कर दिया है कि वो शेख हसीना को अपने यहां शरण देने के लिए तैयार नहीं है। इससे भी ज्यादा बदतर स्थिति हिंदुओं के साथ दरिंदगी शुरू हो चुकी है। महिलाओं के साथ बलात्कार, गैंग रेप की स्थिति आ गई है। मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। आरक्षण का जो नाम था उससे तख्ता पलट, और तख्ता पलट के बाद अब हिंदुओं को टारगेट कर मारना, हिंदू पुरुषों को जिंदा जला देना, उनके घर में तोड़फोड़ करनी, महिलाओं के साथ दरिंदगी करनी। अब भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा और भारत अब क्या कर सकता है उन हिंदुओं के लिए और बांग्लादेश के लिए, इसी मुद्दे पर आज चर्चा होगी। और चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर सुब्रो कमल दत्ता, विदेशी मामलों के विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनएमएफ न्यूज पर। नमस्कार। सबसे पहले तो आप मुझे यही बता दीजिए कि क्या आरक्षण के नाम पर यह तख्ता पलट हुआ सिर्फ, या फिर साजिश वो है जिस तरीके से शेख हसीना के बेटे ने कहा है कि अमेरिका प्लस ब्रिटेन प्लस आईएसआई ने मिलकर यह किया है? अभिषेक, लगभग 15 दिन पहले मैं कई सारे अंतर्राष्ट्रीय चैनलों को और अखबारों को मैंने कहा था कि बांग्लादेश में तख्ता पलट होने वाला है और शेख हसीना की जान खतरे में है। और जिस तरह की परिस्थिति का पैदा हो रहा है वो कहीं ना कहीं पे आरक्षण के नाम पे केवल एक रीजन हो सकता है या फिर वो केवल एक बहाना है। इसके पीछे बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र को अगर टटोलने की कोशिश करेंगे और अगर देखने की कोशिश करेंगे, मैं समझता हूँ कि पिछले चुनाव जब शेख हसीना जी एक बहुत ही शानदार विजय हासिल की और उस दौरान चुनाव से पहले अमेरिका ने जिस तरह की मध्यस्थता करने की कोशिश की और चुनाव प्रोसेस को ही जिस हिसाब से डिरेल करने की कोशिश की, अमेरिका की तरफ से तमाम जिस तरह का बयानबाजी आया था, उसी से समझ में आ रहा था कि अमेरिका कहीं ना कहीं पे एक मन बना रहा है कि तख्ता पलट हो बांग्लादेश में और शेख हसीना को कहीं ना कहीं पे उसकी दोबारा आना, शेख हसीना जी की दोबारा सत्ता में आना वो अमेरिका को पसंद नहीं था और मंजूर नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि उसी समय से ये घटनाक्रम का सिलसिला शुरू हुआ था धीरे धीरे करके। उस समय भारत ने कड़ा रुख अपनाया था चुनाव के दौरान, बांग्लादेश के चुनाव के दौरान, और भारत के कड़ा रुख अपनाने से और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दो टुकड़े में जो जो जब आपके G20 का समिट हुआ था यहाँ पे, उस समय जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से दो टुकड़े में अमेरिका को कहीं ना कहीं इशारा इंगित में बोल दिया था कि इस तरह का अमेरिका का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं है बांग्लादेश में और भारत के हित में नहीं है। और उसके चलते कहीं ना कहीं पे उस दौरान मामला तो शांत हो गया था, पर मैं समझता हूँ कि अमेरिका अपनी उस सोच के कभी भी पीछे नहीं हटा था। इसके साथ साथ अमेरिका में बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं आर्थिक रूप से जो बहुत ज्यादा सक्षम है, जैसे सोरोस फाउंडेशन के मालिक हो गए, इस तरह के जो बहुत सारे लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पे लगातार आर्थिक रूप से मदद पहुंचा रहा था जमात को, बीएनपी को, दूसरे संगठन के लोगों को जो शेख हसीना के विरोध में थे। और कहीं ना कहीं पे तब से ही लग रहा था कि आगे परिस्थिति बहुत खतरनाक हो सकता है। इस पे जटिलता और इसके और ज्यादा इसके चलते और पेचीदा हो गया था, और ज्यादा जटिल इसलिए हो गया था, जटिलता इसमें और ज्यादा आ गई थी क्योंकि कहीं ना कहीं पे इसके पीछे चीन का भी हाथ। आपको याद होगा, आप हाल फिलहाल में जब शेख हसीना जी भारत में जब दोबारा आए थे माननीय प्रधानमंत्री जी के शपथ ग्रहण के बाद, जी दोबारा जब वो शिखर वार्ता के लिए आए थे और उसके बाद जब चाइना गए, चाइना जाने के बाद उनका 3 दिन का विजिट था चाइना पे, पर वहां पे बातचीत में खनबन हुई जिसके चलते शेख हसीना ने अपना चाइना का दौरा को बीच में ही छोड़ के
वापस आ गए, दूसरे दिन ही चले आए। और अगला दिन तीस्ता के बारे में जो एक डैम के जो एक तैयारी होनी थी वहां पे, और जो एक बहुत बड़ा योजना तैयार करना था, जहां पे बांध वगैरह तैयार करना था तीस्ता को लेके, उस पे भारत के लिए शेख हसीना ने घोषणा कर दी कि ये पूरा योजना का पूरा रूपरेखा और पूरा सारा चीजें भारत करेगी तीस्ता को लेके। तो वो कहीं ना कहीं पे चीन को भी मंजूर नहीं था, क्योंकि चीन जिस हिसाब से शर्तों के हिसाब से शेख हसीना चीजें मांग रही थी, वो चीजें शेख हसीना जी ने कहीं ना कहीं पे मानने से इनकार किया था। तो चीन को भी कहीं ना कहीं पे लग रहा था कि ये चीन के लिए नासूर बन सकता है शेख हसीना जी। और पाकिस्तान तो शुरू सर, मैं से यहाँ ही आपको लगा थोड़ा हुआ। सा इंटरप्ट करूंगा, थोड़ा सा रोकूंगा मैं यहाँ आपको। जी अमेरिका का अगर हाथ है बांग्लादेश के तख्ता पलट में, चीन का भी अगर हाथ है, तो चीन और अमेरिका की तो नहीं बनती है। अमेरिका क्यों चाहेगा चीन को मजबूत करना बांग्लादेश के थ्रू? मैं जानता था कि आप ये सवाल जरूर पूछेंगे। और कहीं ना कहीं पे यहाँ पे आपको भौगोलिक दृष्टिकोण से सारी चीजों को समझने की आवश्यकता है कि अमेरिका में भी बहुत सारे ऐसे गुट है, और अमेरिका के प्रशासन कहीं ना कहीं पे कतई नहीं चाहता है कि भारत एक उभरता हुआ आर्थिक शक्ति के हिसाब से एशिया प्रशांत में उभर के आए, और भारत एक तेजी से एक आर्थिक शक्ति के हिसाब से आगे बढ़े। जिस हिसाब से भारत अब चौथे पायदान पे आ गया है आर्थिक दृष्टिकोण से, फोर्थ इकोनॉमिक पावर ऑफ द होल वर्ल्ड हो गया है, और अगले साल तक तीसरे पायदान पे आ जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं पे अमेरिका को बहुत दिनों से खटक रहा है ये चीज, और अमेरिका को मंजूर नहीं है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर भारत तीसरे पायदान पे अगले साल तक आ सकता है, तो मेरा आकलन कहता है कि 2035 तक दूसरे पायदान पे आ जाएगा। और जब हम लोग अमृतकाल का समारोह जब करेंगे मिशन 247 को लेकर, तो उस दौरान हो सकता है कि नंबर 1 स्थान पे आर्थिक रूप से भारत पूरे दुनिया में आ जाए, अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए। तो ये कहीं ना कहीं पे अमेरिका का जो एक साम्राज्यवाद नीति है, उस पे बहुत बड़ा घातक चोट होगा, और अमेरिका को कतई पसंद नहीं था। और चीन तो कभी चाहता ही नहीं है कि भारत एक इस तरह से विशाल शक्ति के हिसाब से उभर के आए आर्थिक रूप से। तो वहां पे चीन की इंटरेस्ट और अमेरिका की इंटरेस्ट कहीं ना कहीं पे कोइंसाइड किया, और इसी के चलते दोनों में अंदर खाने कहीं ना कहीं पे लामबंदी हुई। पाकिस्तान तो शुरू से ही चाहता था कि बांग्लादेश में बीएनपी रहे, जमात रहे और अस्थिरता रहे, और वहां पे कहीं ना कहीं पे कट्टर इस्लामिक ढांचा तैयार हो। तो अमेरिका और चाइना ने पाकिस्तान के माध्यम से, आईएसआई के माध्यम से, अलकायदा और जमात के माध्यम से और बीएनपी का मदद लेते हुए ये सारा षड्यंत्र बांग्लादेश में रचाया। उसको सिर्फ एक चिंगारी ढूंढने की आवश्यकता थी, एक वजह ढूंढने की आवश्यकता थी, वो वजह आरक्षण में मिल गया। और सुप्रीम कोर्ट ने जब खारिज कर दिया, उसके बाद तो मामला शांत होना चाहिए, हो जाना चाहिए था बांग्लादेश में, पर शांत नहीं हुआ। वो लगातार सिलसिलावार चलता रहा। इससे ही समझ में आता है कि कितना विशाल षड्यंत्र है ये भारत के विरोध में, और बांग्लादेश को किस हिसाब से मतलब तोड़ने की प्रयास की गई है। बीच में ये भी मुद्दा आया था कि म्यांमार की कुछ जगहों को जोड़ के और चिटागंग के कुछ जगहों को जोड़ के अमेरिका और पश्चिम एक क्रिश्चियन राज्य बनाने की कोशिश में है, और वहां पे अमेरिका एक बे ऑफ बंगाल में एक बेस चाह रहा है, मिलिट्री बेस, ताकि कहीं ना कहीं पे एशिया प्रशांत पे निगरानी रख सके। बांग्लादेश ने, शेख हसीना के सरकार ने मना कर दिया, और भारत तो कभी ये मंजूरी दे ही नहीं सकता था। तो ये सब परिस्थिति के चलते, इन सब कारणों के चलते, ये दोनों जो देश है, चाइना और अमेरिका, कहीं ना कहीं पे आपस में मेरा मानना है कि एक रणनीति तैयार किया है, साझा रणनीति तैयार करके भारत को हर तरह से घेरने के लिए और ध्वंसित करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रचा। और इसके पीछे बहुत सारे घटनाक्रम है। आप देखेंगे श्रीलंका में जिस तरह का अस्थिरता पैदा हुआ था, जिस हिसाब से तख्ता पलट हुआ था, मालदीव्स में जिस तरह की चीजें हुई है, म्यांमार में जिस तरह का अस्थिरता पैदा हुआ, तख्ता पलट हुआ, नेपाल में जिस तरह का तख्ता पलट हुआ, अस्थिरता पैदा हुआ, अफगानिस्तान में तालिबान ने जिस तरह से टेक ओवर किया, और पाकिस्तान कहीं ना कहीं पे एक फेल्ड स्टेट है। तो अमेरिका, चाइना चाहता है कि भारत दक्षिण एशिया के परिप्रेक्ष्य में उलझा रहे और उलझते रहे, ताकि भारत अपने दूरगामी नीति पे कभी ध्यान ही ना दे पाए, और भारत एक उभरता हुआ शक्ति के हिसाब से सामने ना आए।
तो इसलिए मैं मानता हूं कि यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसके पीछे जो कारण है अंतर्राष्ट्रीय कारण और अंदर की जो जमात है बांग्लादेश में और बीएनपी जो मुख्य विपक्ष की पार्टी है, उन लोगों ने इस पूरा षड्यंत्र में हिस्सा मेरे ख्याल से लिया है और कहीं ना कहीं पे भागीदारी रहा है और इसीलिए कामयाब हो पाए शेख हसीना को बहाल करने के लिए और तख्ता पलट करने के लिए। मैं समझता हूं कि भारत के तरफ से कम 1 महीने पहले ही और सक्रिय रूप से मध्यस्थता करने की आवश्यकता थी और थोड़ा सा कड़ा रूप अगर भारत अगर अपनाती तो शायद ये नौबत नहीं आता। और ये जो हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि किसी देश में कुछ अगर प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो रहा है तो वो उनका अंदरूनी मामला है। इस नीति से आज हमें निकलने की आवश्यकता है क्योंकि आप देखेंगे ताइवान के मुद्दे पे चाइना सीधा आग दिखाता है अमेरिका को। अमेरिका मध्य एशिया में जिस तरह से फिलिस्तीन के और इसराइल के मुद्दे में जिस हिसाब से मध्यस्थता कर रहा है और जिस तरह से अमेरिका वहां पे कूद गया है या फिर अफगानिस्तान में जिस तरह की चीजें अमेरिका ने किया है, उसके साथ साथ आप अगर देखेंगे रूस ने यूक्रेन के मुद्दे पे जिस हिसाब से पश्चिम को ठेंगा दिखाया है, भारत को अगर अपना साम्राज्य अपना वर्चस्व अगर कायम रखना है दक्षिण पूर्वी एशिया को लेके और दक्षिण एशिया को लेके, भारत को भी अब समय आ गया है कि दो टुकड़े में ये तमाम जितने सारे बड़े पावर है, अमेरिका हुआ, पश्चिम के देश हुआ, यूरोप हो गया, चाइना हो गया, दो टुक शब्द में कह देने की आवश्यकता आ गई है आपकी। आप दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया जो भारत के इन्फ्लुएंस के क्षेत्र में है, यहाँ पे टांग अड़ाने की कोशिश मत करो और यहाँ से दूर। सर, रूस वाले मामले से भी जुड़ते हैं कई तार अमेरिका के। जिस तरह प्रधानमंत्री का जो दौरा हुआ रशिया का, उसको लेकर इनडायरेक्टली अमेरिका ने चेतावनी भी जारी की थी कि प्रधानमंत्री मोदी रशिया ना जाएं, वो ना मुलाकात करें। तो क्या उसके बाद घटनाक्रम में ज्यादा बदलाव आया? क्योंकि ये जो प्रदर्शन था खत्म हो गया था, जो है पिछले 2 दिन से ये प्रदर्शन फिर दोबारा से उभरा है। और साथ ही ये भी बताइएगा कि ब्रिटेन का कितना हाथ है, क्योंकि जो खालिदा जिया हैं उनके बड़े बेटे वहीं रहते हैं ब्रिटेन में, और अब लंदन ने इनकार कर दिया है शरण देने से शेख हसीना को। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पे रूस के साथ जो भारत का मधुर संबंध है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो रूस का दौरा हुआ हाल फिलहाल में और जिस तरह से रशिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो मोदी जी को दिया गया है व्लादिमीर पुतिन के दौरा, ये कहीं ना कहीं पे अमेरिका को बहुत ज्यादा मिर्ची लगा इस पूरी चीज पे और अमेरिका ने कहीं ना कहीं पे चेतावनी दे डाली थी भारत को कि ये सब चीजें करके भारत आगे जाके खामियाजा भुगत सकती है। और कहीं ना कहीं पे बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं अमेरिका के जिन लोगों ने कहीं ना कहीं पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस तरह का बयान भी दिया कि भारत के साथ आगे जाके जंग हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं पे दर्शाता है कि डेफिनेटली इसके पीछे तो रूस भी एक कारण है जिसके चलते अमेरिका ने ये सारा चीजें किया है, क्योंकि जिस तरह का अटल संबंध है, मजबूत संबंध है, ऐतिहासिक संबंध है भारत का रूस के साथ, वो कम अमेरिका को कहीं ना कहीं पे पच नहीं रहा है। इसके साथ साथ बांग्लादेश का रूस के साथ बहुत मधुर संबंध रहा है शेख हसीना के सरकार का और बहुत अच्छा संबंध रहा है। तो वो कहीं ना कहीं पे बांग्लादेश की जो एक मधुर संबंध रहा है शेख हसीना जी के साथ रूस के साथ, वो भी अमेरिका को कहीं ना कहीं पे मंजूर नहीं था और इसके चलते भी कहीं ना कहीं पे इस तरह के घटनाक्रम सिलसिलावार वे में पैदा किया गया। ब्रिटेन की जहां बात आती है, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से शरण देने से मना कर दिया है ब्रिटेन ने, अब तो मोरलेस सार्वजनिक हो चुका है ये बात। और वहां पे तो लेबर पार्टी की जो सरकार आ गई है, वो लेबर पार्टी की जो सरकार है ब्रिटेन में, वो घोर भारत विरोधी सरकार है और कहीं ना कहीं पे मैक्सिमम लोग जो है वहां पे नक्सलाइट या फिर मार्क्सिस्ट विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं जो चुन के आए हैं, जो एमपी बन के आए हैं। लेबर पार्टी के सरकारों की पुरानी इतिहास अगर आप उठा के देखेंगे, भारत के विरोध में रहा है हमेशा और भारत के नीतियों के विरोध रहा है। लेबर पार्टी ने कश्मीर को कभी भी भारत का हिस्सा नहीं माना है, इतिहास गवाह है इस चीज का। और लेबर पार्टी की सरकार ने रेजोल्यूशन तक लाई थी कश्मीर को लेके, ये कहते हुए कि कश्मीर विवादित है और इस पे संयुक्त राष्ट्र में ये मामला सुलझाना चाहिए और पाकिस्तान का जो हित है
उसका ध्यान रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पे ब्रिटेन का भी मैं समझता हूँ कि एक हाथ जरूर है इस पूरे चीज पे। और आज जिस तरह से शरण देने से मना कर दिया है ब्रिटेन के सरकार ने, उससे तो सीधा साबित हो जाता है। और आपके खालिदा जिया के बेटे जो वहां के नागरिक है ब्रिटेन में, वो बस गए हैं, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि वहां के जो पाकिस्तान, कट्टर पाकिस्तानी जो पॉपुलेशन है ब्रिटेन में, जिस तरह का हाहाकार वो लोग मैनचेस्टर और दूसरे जगहों पे हाहाकार मचा के रखा है, लीड्स में, मैनचेस्टर में, आपके लिस्टर में, ये तमाम जगहों पे, ये कहीं ना कहीं पे एक ब्रिटेन के सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर आ गया है वहां पे ऐसे कट्टर लॉबियों का। और उस लॉबियों के सामने ब्रिटेन ने घुटने टेक दी है। और इसके चलते भी शेख हसीना जी को शरण देने से मना कर दिया है। सर, और कहीं ना भारत के कहीं लिए पे कितना बड़ा इनडायरेक्टली खतरा है ब्रिटेन ये? ने सर बहुत बड़ा देखिए, एक खतरा तरफ चीन मुंह बैठा है, एक तरफ पाकिस्तान मुंह बैठा है। बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करते हैं 4096 किलोमीटर की। वो अगर भारत विरोधी वहां सरकार होगी, सत्ता होगी, और घुसपैठ हम जो है, हमें पता ही है बांग्लादेश के 5-6 जिलों के रास्ते किस हद तक घुसपैठ बांग्लादेश की बांग्लादेश में हुई है। हालात बद से बदतर हो चुके हैं बांग्लादेश के। तो अब भारत के लिए कितना मुश्किल है। और अभी मेरे साथ एक बीजेपी की प्रवक्ता बैठी थी, उनका कहना था कि अब भारत सरकार को सेना उतार देनी चाहिए बांग्लादेश में, भारतीय सेना। मैंने कई सारे जगहों पे मैंने कहा है ये बात कि अगर आवश्यकता हुआ तो 71 में जिस तरह से भारत ने हस्तक्षेप किया था बांग्लादेश को एक तरह से जन्म देने के लिए, और बांग्लादेश भारत के हस्तक्षेप के चलते ही पैदा हो पाया था। तो वैसा सिचुएशन अगर तैयार होता है खास करके हिंदुओं को लेके, तो भारत को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता पड़ेगी। और उस पे मिलिट्री ऑपरेशन या फिर सेना के हस्तक्षेप की जरूरत होगा, भारतीय सेना का। और खास करके जिस हिसाब से आपका घुसपैठियों का एक जो कायदा, एक षड्यंत्र लगातार एक रचा जा रहा है, और पाकिस्तान के आईएसआई के माध्यम से एक ग्रेटर पाकिस्तान तैयार करने का जो एक कॉन्सेप्ट है, और गजवाई हिंद का जो कॉन्सेप्ट है 2047 को लेके, तो वो कहीं ना कहीं पे उसी नीति के हिसाब से ये सारा काम चल रहा है। रोहिंग्या का जिस तरह से म्यांमार से बांग्लादेश में आके शरण लिए हैं, बहुत बड़े बड़े कैंप है वहां पे, और बांग्लादेश के सरकार के लिए, शेख हसीना सरकार के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता था रोहिंग्या, और भारत के लिए तो प्रॉब्लम हमेशा क्रिएट ही करता है। सारे आतंकवादी गतिविधि, ड्रग्स के कारोबारी, वेपन्स के कारोबारी, ये सारी चीजें तो ये सभी इलीगल रोहिंग्यास करते हैं और कर रहे हैं पूरे भारत के अलग अलग प्रांतों में। बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से एक भौगोलिक वे में जिस तरह का डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पूर्वोत्तर राज्यों में जिस हिसाब से हो रहा है, आसाम में जिस तरह से हुआ है डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन धार्मिक आधार पे, बिहार में जिस हिसाब से हो रहा है, झारखंड में जिस तरह से हो रहा है, उड़ीसा की कुछ प्रांतों पे जिस तरह से हो रहा है, ये कहीं ना कहीं पे दर्शाता है कि पाकिस्तान के मंसूबे पे, वो जो 80 के दशक में जो होम मिनिस्ट्री का एक रिपोर्ट आया था जिसपे ये कहा गया था कि पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत को लेके और बांग्लादेश को लेके एक बड़ा सा ईस्टर्न पाकिस्तान खड़ा किया जाए, ईस्टर्न पाकिस्तान एक बड़ा एक और पाकिस्तान यहाँ पे तैयार किया जाए, तो तालिबानी पाकिस्तान हो, जो कट्टर पाकिस्तान हो, वही भी इस्लाम पे आधारित, उसी के नीति के हिसाब से ये सारा चीजें हो रहा है। और उसपे सबसे बड़ा नासूर अगर था तो वो शेख हसीना थी और शेख हसीना की सरकार थी। तो इसलिए इस सरकार को हटाना बहुत आवश्यक था, और इस चीज पे पाकिस्तान अपने मंसूबे पे चीन, अमेरिका, पश्चिम के देशों के मदद के माध्यम से अपने मंसूबे पे कामयाब हो पाया है, जमात और बीएनपी के सहयोग से। और इस पे कहीं ना कहीं पे तख्ता पलट हुआ आज बांग्लादेश में। पर भारत के लिए बहुत खतरनाक परिस्थिति है, खास करके पूर्वोत्तर को लेके और पूर्वी भारत को लेके। आज समय आ गया है कि भारत को कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी अगर कठोर कदम नहीं उठाएंगे, आज जो बांग्लादेश में हो रहा है वो 10 साल के अंदर पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत में वो भी माहौल पैदा होगा। तो इसलिए अभी भी जागने की बहुत आवश्यकता है और कठोर से कठोर कदम उठाने की जरूरत। देखिए, सत्ता के साथ साथ विपक्ष भी जनता को प्रभावित कर सकता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो 2024 के चुनाव में हमने ये होते हुए देखा। 303 की पार्टी 240 पर सिमट गई, 55 की पार्टी 99 पर चली गई। ठीक है, उसी तरीके से जिस तरीके से आरक्षण का मुद्दा
एक मसला बना बांग्लादेश में। उसी तरीके से आरक्षण की बात करते हैं राहुल गांधी, जातीय जनगणना की बात करते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी विदेशों में बैठकर बयान देते हैं कि हिंदुस्तान में इस वक्त केरोसिन छिड़का हुआ है और सिर्फ माचिस दिखाने की देर है, वो जल सकता है। तो देखिए हालात बिल्कुल एक जैसे हैं, बांग्लादेश के भारत के भी। विपक्ष ने वही काम किया और यहां भी विपक्ष वही काम करने की भारत में कोशिश कर रहा है। तो इस मुद्दे पर, भारत के अंदरूनी मुद्दे पर मोदी सरकार को कैसे अब सोचने की जरूरत है, कैसे उस नैरेटिव को, उस झूठ को तोड़ने की जरूरत है कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, या फिर जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। ये बवाल मचाने वाले तो बयान है देश में। बिल्कुल सही बात है। जहां आरक्षण की जहां बात आती है, जातिगत जनगणना की जहां बात आती है, सवाल तो यूपीए सरकार से उठेगा ना। 2012 में तो इन लोगों ने पूरा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सर्वे किया था मनमोहन जी के सरकार ने। तो उस रिपोर्ट को मनमोहन जी के सरकार ने लागू क्यों नहीं किया और सार्वजनिक क्यों नहीं किया? उसके साथ साथ 2015 में कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने जातिगत जनगणना पे एक और सर्वे करके एक रिपोर्ट तैयार किया। वो रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुआ है, लागू नहीं। तो राहुल गांधी जो बोलते हैं वो गिरिबान में झांक के देखे कि उनके सरकारों ने क्या किया है। इनके पिताजी घोर विरोधी थे आरक्षण के, इनके दादी घोर विरोधी थे आरक्षण के, इनके नाना घोर विरोधी थे आरक्षण के, और बाकायदा कई बार लोकसभा डिबेट्स में और बाकायदा पत्रों के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये सारी चीजें इन लोगों ने सार्वजनिक किया था। राहुल गांधी की जिस तरह के बयानबाजी है देश के अंदर और देश के बाहर, और ये केरोसिन वाला जो मुद्दा आपने बताया और उस पे आग छिड़कने की आवश्यकता है, ये बहुत बहुत गंभीर मुद्दा है। मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार को बांग्लादेश को ध्यान में रखते हुए, बांग्लादेश की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसे ऐसे बयानबाजियों पे कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है और ऐसे बयानबाजियों को कठोरता से लेने की जरूरत है। और जो भी देश के कानून के हिसाब से जो भी तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत होगी, ऐसे कार्रवाई करने की आवश्यकता है। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि भारत के परिप्रेक्ष्य में बांग्लादेश के हिसाब से ऐसा परिस्थिति फिर भी नहीं आएगा, क्योंकि भारत की जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो परिस्थिति है वो बांग्लादेश के मुकाबले में कई गुना ज्यादा अलग तरह का है। बांग्लादेश में 90% पॉपुलेशन जो है मुसलमान वर्ग का है, पाकिस्तान में लगभग 100% पॉपुलेशन मुसलमान वर्ग का है, अफगानिस्तान में 100% लगभग मुसलमान वर्ग का है, और ऐसे ही मुल्कों में अस्थिरता पैदा हुआ है और अस्थिरता की स्थिति है। भारत क्योंकि कहीं ना कहीं पे सनातन धर्म से आधारित है और सनातन धर्म से प्रभावित है, और यहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो सनातन धर्म पे आस्था रखते हैं, तो भारत में तो ऐसा परिस्थिति अंदर से तो तैयार नहीं होगा, विपक्ष लाख कितना कोशिश क्यों ना कर ले। हाँ, पर बाहर की जो चुनौती है भारत के लिए, चाहे वो चीन की चुनौती हो, चाहे वो अमेरिका की चुनौती हो, चाहे वो पाकिस्तान की चुनौती हो, या फिर आपकी यूरोप की चुनौती है, वो बहुत ज्यादा जटिल है। और भारत के आसपास के जो मुल्कों पे, आसपास के देशों में जिस तरह का परिस्थिति पैदा हो रहा है, ये भारत के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है आगे में। और बांग्लादेश में खास करके हिंदुओं के साथ जिस तरह से बर्बरतापूर्ण, जिस तरह के लगातार सिलसिलावर जिस हिसाब से घटनाक्रम हो रहा है, जिस तरह से सामूहिक बलात्कार हो रहा है, हिंदू महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, पुरुषों को बाकायदा जिंदा लटकाया जा रहा है, ऐसे परिस्थिति अलग अलग जगहों पे, अलग अलग शहरों में देखने को मिला है पिछले 2 दिन से बांग्लादेश में। ये चीज और ज्यादा अगर फैलता है और ग्रामीण बांग्लादेश में अगर फैलता है, तो कहीं ना कहीं पे ये 1.5 करोड़ के आसपास जो हिंदू पॉपुलेशन है बांग्लादेश का, उनके पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा, भारत की तरफ उनको पलायन करना होगा। वैसे परिस्थिति में जो आपके 71 से पहले जो परिस्थिति पैदा हुआ था, जब एक रिफ्यूजी का एक्सोडस हुआ था भारत में, जिसके चलते पाकिस्तान के साथ जंग हुआ था, वैसा परिस्थिति पैदा हो जाएगा। और आज के परिप्रेक्ष्य में खास करके कोविड के बाद आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से भारत इतना बड़ा खतरा या फिर इतना बड़ा बोझ अपने ऊपर ले नहीं सकता है। तो वैसे परिस्थिति में मैं समझता हूँ कि हस्तक्षेप के सिवा और सेना के माध्यम से हस्तक्षेप के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन बचता नहीं है, अगर इस तरह के रिफ्यूजियों का अगर एक्सोडस अगर भारत में होता है। ऐसा नौबत ना हो, ऐसी चीजें ना हो,
इसलिए मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार को बाकायदा बांग्लादेश के इंटरिम सरकार को और बांग्लादेश के आर्मी जनरल को चेतावनी देनी चाहिए कि हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको तत्काल खत्म किया जाए और बंद किया जाए। और अगर उसके बाद भी अगर ये लोग मानते नहीं है और इस तरह की चीजें अगर लगातार सिलसिलावार अगर और बड़े पैमाने पे होता है तो फिर मिलिट्री रूप से भारत को हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। अच्छा, एक और आखिरी सवाल सर। नेपाल को भारत 700 करोड़ रुपए की मदद देता है 2024-25 के बजट में। मालदीव को 400 करोड़, मॉरिशस को 370 करोड़, म्यांमार को 250 करोड़, श्रीलंका 245 करोड़, अफगानिस्तान 200 करोड़, बांग्लादेश 120 करोड़। और जितने भी ये देश है, मालदीव लगा लीजिए, आप अफगानिस्तान लगा लीजिए, आप बांग्लादेश लगा लीजिए, ये लोग, ये देश हमारे फेवर में नहीं है। इनकी जो जनता है वो हिंदू सनातन का खिलाफत करती है, हिंदू खिलाफत करती है, हिंदू को काफिर मानते हैं। कोई ये चीज नई चीज नहीं है, उसके बावजूद भी हम इन्हें आर्थिक तौर पर सपोर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि जहां बांग्लादेश की जहां बात आती है, बांग्लादेश को शेख हसीना सरकार को भारत ने हमेशा मदद पहुंचाया है और इस बार के बजट में भी एक बड़ा सा अनुदान रखा गया था। तो वो तो उस समय शेख हसीना की सरकार मौजूद थी या फिर वो शेख हसीना की सरकार कायम थी बांग्लादेश में, तो वो मदद भारत ने पहुंचाया था, उस सरकार को भारत ने मदद पहुंचाया था। मॉलडीव्स की जहां बात आती है, मेरा व्यक्तिगत राय ये है और मेरा व्यक्तिगत मानना है और मैं भारत सरकार की इस नीति से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आर्थिक मदद पहुंचाने की जो एक सिलसिला शुरू हुआ है मॉलडीव्स के लिए भारत सरकार की तरफ से, और मोइजू जब एकदम घोर घोर भारत विरोधी है और चीन का कहीं ना कहीं पे पिछला गु है और चीन के हाथ में एक कठपुतली है, तो ऐसे राष्ट्रपति रहते हुए मॉलडीव्स को मैं समझता हूँ कि किसी भी तरह का मदद पहुंचाने की आवश्यकता नहीं थी और आर्थिक दृष्टिकोण से तो बिल्कुल भी नहीं है। भारत सरकार की जो ये नीति रही है कि पैसा भेजा जाए मॉलडीव्स को वहां के सामाजिक कामों के लिए, मैं समझता हूँ कि वो अभी फिलहाल के परिस्थिति में उचित नहीं था। अफगानिस्तान की जहां बात आती है, अफगानिस्तान का तालिबान सरकार का और तालिबान का पाकिस्तान के साथ 36 का आंकड़ा है और पाकिस्तान के साथ एक हड्डाहड्डी की लड़ाई और जंग छिड़ा हुआ है आपका फाटा एरिया पे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पे और खैबर पख्तून पे, और डुरान लाइन को अफगानिस्तान मानता नहीं है और तालिबान सरकार ने मानने से इनकार कर दिया है। तो पाकिस्तान के साथ बहुत बड़े पैमाने पे संघर्ष चल रहा है अफगानिस्तान के सरकार का और तालिबान का, और कहीं ना कहीं पे जो आटा और चावल और ये सारी चीजें जो भारत ने अफगानिस्तान पे एक सामाजिक चीजों को ध्यान में रखते हुए जो पहले पहुंचाया है, उसका काफी ज्यादा सराहना तालिबान सरकार ने किया है और तालिबान ने किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के साथ और जटिल परिस्थिति पैदा करने के लिए अफगान सरकार को और तालिबान को अगर आर्थिक रूप से अगर मदद अगर फिलहाल पहुंचाया जाए तो वो मेरे हिसाब से लगता है कि गलत नहीं है, वो रणनीति के हिसाब से ठीक ठाक है। नेपाल की जहां बात आती है, नेपाल के साथ बेशक मतभेद हो सकता है, पर प्रमुख रूप से नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है और सनातन धर्म पे लोग आस्था रखते हैं। तो नेपाल को तो हम लोगों ने ऐतिहासिक लेवल पे और अक्सर हम लोगों ने मदद दिया है, तो अभी भी अगर मदद देते हैं तो इसमें कोई परहेज नहीं है। श्रीलंका में परिस्थिति बेशक अब अलग अलग हो गई है, वहां के जो पुराने जो राष्ट्रपति थे और पुराना जो सरकार था वो चीन के गोद में बैठा हुआ था, पर तख्ता पलट होने के बाद नया सरकार वहां पे जो आए हैं और नया राष्ट्रपति जो आए हैं वो भारत के हित में बहुत सारे ऐसे कदम लिए हैं जो भारत के लिए काफी ज्यादा शुभ है, और मौजूदा सरकार वहां पे भारत के बहुत ही फ्रेंडली सरकार है और बहुत ही मित्रता वाला संबंध रखता है। और श्रीलंका भी कहीं ना कहीं पे बौद्ध और सनातन धर्म पे लोग आस्था रखते हैं और बौद्ध धर्म पे आस्था रखते हैं। श्रीलंका के साथ ऐतिहासिक संबंध रहा है, सांस्कृतिक संबंध रहा है। तो मैं समझता हूँ कि श्रीलंका, नेपाल, भूटान या फिर म्यांमार अलग उनको मदद देना अलग बिंदु से देखने की आवश्यकता है। तालिबान का मैंने बता दिया है, अफगानिस्तान का मैंने बता दिया है, क्योंकि 36 का आंकड़ा है पाकिस्तान के साथ, उसके चलते हमारे हित में है उनको कहीं ना कहीं पे मदद देना। बांग्लादेश में जिस तरह का अब अस्थिरता पैदा हुआ है, अस्थिरता पैदा होने के बाद वहां किस तरह की सरकार आती है, चुनाव कब तक होता है और क्या प्रजातंत्र सुरक्षित रहता है कि नहीं, ये सब महत्वपूर्ण विषय है। और वहां पे सामाजिक दृष्टिकोण किस तरह से चेंज होता है,
क्या वो भी एक पाकिस्तान की तरह एक फेल्ड स्टेट के हिसाब से उसी दिशा में जाता है कि नहीं, और कट्टरता वहां पे और चरम सीमा पे बढ़ता है कि नहीं? ऐसे परिस्थिति अगर होता है तो फिर मैं समझता हूँ कि भारत को आगे जाके बांग्लादेश को किसी भी तरह की मदद पहुंचाने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो मतलब कुल मिलाकर बात यही है कि भारत सरकार को अब सोचना होगा, हाई अलर्ट पर रहना होगा, बांग्लादेश के जो हालात होंगे उन हालातों का प्रभाव भारत में ना पड़े, और हिंदुओं पर अगर ज्यादा अत्याचार होते हैं तो फिर इंडियन आर्मी को वहां जाकर मोर्चा जिस तरीके से 71 में संभाला था वो संभालना पड़ेगा, तभी वहां हिंदुओं की जान बचाई जा सकती है। तो करीब करीब सभी मुद्दों पर हमने जो है सुब्रो कमल दत्ता जी से बात की, और उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद भी आई होगी जिस तरीके से उन्होंने बेबाकी के साथ जवाब दिए। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा, और आपके कुछ सवालात अगर हैं तो वो भी आप हमें जरूर भेजिएगा, उन पर भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।